नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। गुप्त काल पूरा करके आज अपन एंटर कर रहे हैं एक और नए टॉपिक में, जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला। अच्छा, मुगल कालीन स्थापत्य कला, कला साहित्य, ये सारा है आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर, तो इसको पढ़ेंगे। आज मैं एक सूचना वैसे कल दे चुका था आपको, लेकिन फिर से बता देता हूं यहाँ पे कि आपके साइंस की जो क्लासेस है, ठीक है ना, विज्ञान की क्लासेस पूरी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपके 1 तारीख से शाम 6 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है, शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोडेड ही रहेगी। लेकिन जैसी मेरी ये क्लासेस होती है वैसी ही वो होगी, यानी कि कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, याद भी होंगे और आपके साइंस की बेजमारी खत्म। ठीक है, पहले फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद में अपन शुरू करेंगे मतलब बाकी जनरल साइंस के जो टॉपिक है, यानी कि हर विद्यार्थी को लाभ पहुंचे। तो साइंस की जो विद्यार्थियों के दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन होती है वो भी दूर हो जाएगी। जल्द बाकी सब्जेक्ट की भी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, इनकी भी क्लासेस अपन शुरू करवा देंगे। चिंता मत करो, आप लोगों का प्रेम स्नेह है तो अपन प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे। ठीक है, अपन आते हैं अपनी इस क्लास पे। बाकी मैं 1 तारीख को आपसे उनका परिचय करवा दूंगा सर से, और 1 तारीख शाम 6 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी कल मैंने साइंस के जो क्लासेस आने वाली है उनके लिए कल वीडियो बनाया था शाम को, नहीं देखा है तो वो देख लेना। ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें बता दी मैंने। ठीक है, चलिए अपन आते हैं आज की अपनी पहली क्लास पे। देखो, वैसे है आपके क्या मुगल कालीन साहित्य, स्थापत्य कला और इनका विकास है, ठीक है ना। लेकिन जब अपन शुरू कर रहे हैं तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेकर चलें। वैसे तो मुगलों से संबंधित जो है वो इतिहास से जुड़े हुए विद्यार्थी तो जानते हैं, और मुगलों के बारे में तो वैसे हर विद्यार्थी लगभग पढ़ता आया ही है। तो मुगलों के जो संस्थापक रहे थे साथियों, वो संस्थापक का नाम था बाबर। ठीक है, देखो इनका सबसे पहले यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो 1526 से 1707 मुख्य यदि देखा जाए 1707 मतलब जैसे गिना जाता है ना, यहाँ से तो बाबर से औरंगजेब तक मुख्य मानते हैं। फिर जैसे कोई तो कहते हैं कि सर 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को, वो मुख्य जो है मुगल डायनेस्टी जो थी, ठीक है ना, वो 1707 तक मानी जाती है। और यहाँ पे जैसे बाबर ने स्थापित किया, ठीक है, बाबर से लगा के औरंगजेब तक मुख्य पढ़ा जाता है। ठीक है ना, वैसे इनसे पहले दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, गुलाम वंश। और इस तरीके से मैंने एक ट्रिक भी बताई थी विद्यार्थियों को जो इतिहास के विद्यार्थी थे, कि गुलाब खिले तो सुंगलू महक, इस तरीके से। चलिए मैं थोड़ी सी बता देता हूं यहाँ पे। गुलाब खिले तो सुंगलू महक, ये मैंने विद्यालय के जो 8वीं के विद्यार्थी है उनको भी ये चीज याद करवा दी थी पूरी की पूरी, तो आपको भी याद हो जाएगी। तो गुलाब खिले तो सुंगलू महक, यानी कि सबसे पहले गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद में फिर खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद में तुगलक वंश आए, फिर सैयद वंश आए, फिर लोधी वंश आए, और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। तो उसके बाद में इस म से मुगल आए, ठीक है ना, फिर इनके बाद में तो अंग्रेज आ गए। तो इस तरीके से एक इन शॉर्ट, भाई इतिहास इतना बड़ा है कैसे याद रखा जाए, तो कुछ ना कुछ तो तरीके होंगे ना, नहीं तो फिर सारी चीजें डायरेक्ट ही याद रखने की करते हैं तो कुछ चीजें स्लिप हो जाती है, और वो हमको कंपटीशन से स्लिप कर देती है। तो ये चीज है, किसी को पसंद आए तो लिख देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे आप लोगों के लिए इतनी जरूरी नहीं है, साइंस इतिहास वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल काल जो रहा है वो 1526 से 1707 तक का रहा है। वैसे स्थापत्य कला वाला टॉपिक है तो ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। भाई कोई पढ़ लो, कोई पूछ ले, ठीक है, अपने भाई बंधु रिश्तेदार यार दोस्त वगैरह पूछ ले कि तुम मुगल काल स्थापत्य पढ़ रहे हो, बता संस्थापक कौन हो। अब अपन संस्थापक ही नहीं आयो तो बस वो पढ़ी ओढ़ो भी कार नहीं करे, समझ रहे हो ना बात। ठीक है भाई, कारण है संस्थापक कौन था? बाबर। पानीपत के युद्ध से देखो एंट्री हो गई थी, खानवा के युद्ध से स्थापित हो गया था पूरी तरीके से। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, फिर आपके चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध, ये 4 युद्ध मुख्य तरीके से लड़ा है। इससे पहले बेहरा और बाजौर के किले को जीतता हुआ ये एंटर करता है यहाँ पे। वो सारी इतिहास की बातें हैं, तो ठीक है, अपन भी तो इतिहास ही पढ़ रहे हैं भाई। साम्राज्य पढ़ना अलग बात है और ये अलग बात है, ठीक है ना। जिन लोगों के साम्राज्य है, समय आने पर मैं साम्राज्य भी पढ़ा दूंगा तो यहां से, यानी कि बाबर के युद्धों के बारे में भी एक ट्रिक से याद किया जाता है कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया। इस तरीके से कि पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। फिर उसके बाद में तो 1530 के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादा समय तक भारत में ये जिंदा नहीं रहा था। वास्तविक संस्थापक यदि माने तो अकबर है। देखो बाबर के बाद में वैसे हुमायूं के बाद में अकबर। अब
हुमायूं इतना योग्य शासक नहीं था, बीच में बहुत सारे संघर्ष थे उसके, तो भाई शेरशाह सूरी भी आ गया बीच में, ये सारी चीजें हुई। तो वास्तविक संस्थापक यानी कि मुगल जो डायनेस्टी थी, मुगल साम्राज्य जो था, उसको वास्तविकता जो मिली, जो वास्तविकता उसका मतलब विस्तार हुआ, वो अकबर के काल में ही होता है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक अकबर माना जाता है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला भी अकबर है। सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया? तो अकबर ने किया। अकबर ने किया है लगभग 49 वर्ष 8 माह 11 दिन अकबर ने शासन किया। और इसके बाद यदि पूछा जाए कि इसके बाद सबसे ज्यादा शासन किसका था, तो फिर वो था औरंगजेब का। किसका था? एंड कलर पॉकेट, एंड यानी और, कलर यानी रंग, और जेब यानी पॉकेट यानी जेब, औरंगजेब। औरंगजेब का कितने समय था? औरंगजेब का इससे 1 वर्ष कम 48 वर्ष। ठीक है, इससे 1 माह कम 7 माह और 11 दिन ऐसे कैसे है 11 दिन। इतने तो किया इसने औरंगजेब ने शासन, और इतना किया अकबर ने शासन। यानी कि सबसे ज्यादा जो शासन किया वो अकबर ने किया है, उसके बाद में औरंगजेब है। ठीक है, सबसे कम समय तक शासन करने वाला था रफ्युद्दीन। इसको हुमायूं के मकबरे में दफनाया था इसको भी। इनकी जो राजभाषा थी वो फारसी थी। तो ये पूछे जाते हैं कई बार कि इनकी राजभाषा, फिर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि उर्दू थी कि फारसी थी, तो ज्यादातर उर्दू करके भी आ जाते हैं, फारसी थी। ठीक है, राजभाषा फारसी। ये बेसिक जानकारी है आपका, इससे आधार तैयार हो जाएगा। ठीक है, आधार तैयार हो जाएगा तो फिर मुगलकालीन इमारतें खड़ी करनी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन साथियों मुगलकालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं पे। एक बार में अपन सारी विशेषताएं इनकी एक इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं, फिर अलग अलग इमारतों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आई है उनको व्यवस्थित तरीके से अपन पढ़ेंगे ही। तो यदि देखा जाए मुगलकालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं में, तो भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया और तुर्की स्थापत्य का मिश्रण था। ठीक है, अब ये आए काबुल और वहां से ये आते हैं तो वहां की देखो कुछ न कुछ तो स्मृतियां लेके ही आएंगे। वहां फिर आए कहां? भारत में। तो भारत, ईरान, तुर्की, मध्य एशिया वगैरह ये सारे स्थापत्य कला का मिश्रण रहा है मुगल स्थापत्य कला। ठीक है, इसमें विशाल गुंबदों का प्रयोग हुआ है। बड़े बड़े गुंबद देखते हो आप, मस्जिदों में भी देखोगे, इमारतों में देखोगे, बड़े बड़े गुंबदों का प्रयोग हुआ है। पित्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये पित्रा ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, और ये पित्रा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो संगमरमर जो पत्थर होता है, संगमरमर का वैसे सबसे ज्यादा प्रयोग शाहजहां ने किया था। संगमरमर पत्थर पर हीरे जवाहरातों की जड़ाई होती है। ठीक है, हीरे जवाहरातों की नक्काशी कह दो, चाहे जड़ाई कह दो, नक्काशी भी कह सकते हो आप। ठीक है, हीरे जवाहरातों की नक्काशी या जड़ाई जो होती है वो पित्रा कहलाती है। पित्रा एतमादुद्दौला के मकबरे में प्रयोग किया गया था इसका। उससे पहले उदयपुर के अंदर प्रयोग हो गया था, सबसे पहले 1600 में गोलमंडल इमारत है एक, वहां पे प्रयोग हो गया था। मेहराबों का प्रयोग, बड़े बड़े मेहराब बनाए गए। 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। 4 बाग शैली क्या होती है? 4 बाग, बस ये समझना है। 1 बाग, 2 बाग, यहां पे 3 बाग, 4 बाग, यानी कि वर्गाकार बाग को 4 रास्तों के माध्यम से 4 भागों में बांट लेना 4 बाग शैली पद्धति है। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जगह जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। 4 बाग शैली में बना हुआ, 4 बाग शैली में बना हुआ। 4 का मतलब 4 ही है, जो आपको समझ में आता है ना। 4 का मतलब 4 ही है, और बाग का मतलब बगीचा, वही चीज जो आपके सीधा दिमाग में आता है, इसका अर्थ भी सीधा वही है। ये कोई दूसरी कोई ऐसी शैली नहीं है। 4 बाग यानी कि वर्गाकार कोई बाग होता है, उद्यान होता है, उसको अलग अलग 4 भागों में 4 रास्तों के माध्यम से बांट दिया है। बस, तो ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा लोड लेना फ्यूज उड़ जाया करे। ठीक है, पर्सी ब्राउन, जगह जगह इसका नाम आएगा, पर्सी ब्राउन ने इसे वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा है। किसे? ये अपने जो मुगल स्थापत्य कला है ना, इसे इसका ग्रीष्मकाल कहा है वास्तुकला का। तो इन शॉर्ट आपके ये विशेषताएं सारी मुगल कालीन इमारतों के अंदर क्या आती है। अच्छा, बहते पानी का प्रयोग वगैरह ये भी किया जाता है। यहाँ पे यदि लिखना चाहो तो एक और लिख देना, बहते पानी का प्रयोग। ये भी आपके इसी मुगल कालीन स्थापत्य कला की एक विशेषता है। आगे बढ़े, चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं अपन भाई साहब जिसने स्थापना की
मुगल साम्राज्य की बाबर। तो बाबर की इमारतों से संबंधित लास्ट स्कूल लेक्चरर एग्जाम में प्रश्न आया था। हालांकि प्रश्न अपन ने बाहर कोई नहीं जाने दिए है, ठीक है ना, एक इक्के दुक्के कोई गए होंगे तो गए होंगे, बाकी अपने 90% से ऊपर रिजल्ट रहा है, आप सब लोगों की दुआओं से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। इस बार तो और भी अपन डंका बजाने वाले हैं, क्योंकि बहुत पहले से अपन चेत गए हैं। सेकंड ग्रेड में भी ऐसे ही चेते थे, अपने 1 साल बैच चलाया था और कुछ भी बाहर नहीं गया। यहाँ पे भी अपन इसी तरीके से, देखो जब एग्जाम निकट नहीं होता है ना तो तैयारी बहुत बेहतर होती है, आप जितना पढ़ते हो सब याद होता है बिना भगदड़ की। जब भीड़ से आगे रहना है तो भीड़ से आगे चलना सीखो, भीड़ का हिस्सा बनना है तो फिर जब वैकेंसी आए तब चेत जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसे ही क्लासेस लूंगा और चलती रहेगी भाई, जिसकी इच्छा होगी पढ़ लेगा, नियमितता रख लेगा, नियमितता रख लेगा तो आने वाले समय में सरकारी नौकर बन जाएगा। नहीं तो की बात नहीं, पांच प्रयास कर दो भाई, जिसके जितनी मेहनत लिखी होगी उतनी करनी पड़ेगी ना। मारजाड़ा चेताने वाला तो घनी बार चेताया। देखो एक तो पानीपत की ईंटों की मस्जिद, ये पूछते हैं प्रश्न, और बाबर के अंदर प्रश्न मान के चलो ये इमारतों के नाम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बस यही है, बाबर को ज्यादा समय मिला ही नहीं, युद्धों में लगा हुआ रहा, ज्यादा मिला ही नहीं समय इमारतें बनाने का, तो 3-4 बनाई, उसमें से भी ये 2 जो है वो अस्तित्व में है। तो पानीपत की ईंटों की मस्जिद जो ये आप देख पा रहे हो यही है, पानीपत की ईंटों की मस्जिद, ठीक है। ये पानीपत की ईंटों की मस्जिद याद रखना। आगरा का नूर अफगान बाग, पहले बाबर को इसी में दफनाया गया था। ये जो देख पा रहे हो ये यही है आगरा का नूर अफगान बाग, पहले है ना बाबर को इसमें दफनाया था। बाद में बाबर को यहां से निकाल के शिफ्ट किया गया काबुल में, ठीक है। कि बाबर कहता भी था कि मुझे भारत में गर्मी बहुत लगती है, तो फिर बाद में फिर लोगों ने सोचा होगा कि भाई यहाँ पे क्या पता गर्मी लग रही होगी अंदर, तो फिर यहाँ से निकाल के काबुल में शिफ्ट किया गया था। तो पहले नूर अफगान बाग में ही दफनाया था, बाद में शिफ्ट किया, 2 बार दफनाया गया था इन्हें। धौलपुर का कमल उद्यान, इसे नीलोफर बाग भी कहा जाता है, ठीक है, नीलोफर बाग भी कह देते हैं। तो ये आगरा का नूर अफगान बाग है ना, इसे आराम बाग, देखो बाबर को दफनाया यानी आराम, बाबर जो हमेशा के लिए आराम करने के लिए यहीं पे दफनाया गया, तो इसे आगरा का जो नूर अफगान बाग है इसे आराम बाग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, आराम बाग भी कहते हैं। वर्तमान में इसे राम बाग भी कह दिया जाता है, राम बाग भी कह देते हैं, ठीक है। ये इतने सारे नाम है इसके। संभल की जामा मस्जिद, ये भी बाबर ने बनाई थी, ये संभल की, यानी कि आप कह सकते हो ये रुहेलखंड की जामा मस्जिद भी कहते हैं, रुहेलखंड या संभल की जामा मस्जिद। देखो चित्र देखने से क्या होता है, दिमाग में छप जाते हैं कि हाँ ये तो सर ने हमको बताई भी थी, और भाई आने वाले समय में कह नहीं सकते, विजुअल पिक्चर देखे भी पूछ लेंगे भैया ये कौन सी है, बकरी डिब्बे में आने पहले ही अपा याद कर लानी, ठीक है। तो रुहेलखंड की जामा मस्जिद, और ये चारों इमारतें आपको, मतलब चारों जो कलाकृतियां बनाई है ये अच्छी तरीके से याद रखनी है। 2 तो बाग याद रखने हैं और 2 इमारतें याद रखनी है, बस बाबर के अंदर इतना ही। तो क्या क्या है बाबर के अंदर, क्या है, एक तो जामा मस्जिद है, संभल की जामा मस्जिद है, पानीपत की ईंटों की मस्जिद है, आगरा का बाग है और धौलपुर का बाग है। आगरा धौलपुर पास पास ही है, तो आगरा में आराम बाग और धौलपुर में नीलोफर बाग या कमल उद्यान कह सकते हो आप, ठीक है, कमल के फूल ज्यादा है, कमल उद्यान, ये बनाया है बाबर ने, बस दैट्स ऑल। याद आ तो याद, बस आगे बढ़ते हैं। भाई बाबर को तो फिर भी समय मिल गया बनाने के लिए, हुमायूं को तो बिल्कुल ही मिला ही नहीं, हुमायूं को तो बिल्कुल ही मिला ही नहीं। वो किसने कहा था, लैंडपुल ने कहा था कि लड़खड़ाता हुआ ही शासन किया और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, यानी कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई थी इसकी, तो वे लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु होगी, ठीक है। हुमायूं को ज्यादा समय नहीं मिला, हुमायूं को तो शेरशाह ने परेशान करके रखा था। तो हुमायूं ने एक तो दीन पनाह नगर बनाया जिसे पुराना किला के नाम से जानते हैं, यही जो आप देख पा रहे हो ये पुराना किला, ठीक है, खंडर के रूप में अवस्थित है, अभी ये ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। फतेहाबाद की मस्जिद भी बनाई, लेकिन बस पूछा नहीं जाता, नॉर्मल तरीके से आप पढ़ लेना, तो हुमायूं के अंदर ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हुमायूं के बाद में बीच में आ गया अफगान शासक शेर शाह सूरी, जिसका मूल नाम तो फरीद था, एक शेर को मार दिया तो शेर शाह, शेर खां कहलाया, फिर बाद में जब शासक बन गया तो शाह की उपाधि धारण करके शेर शाह कहलाया। बस
ये तो हाँ हो रहा है, इतिहास बिल्कुल हो रहा है, पढ़ने कला होनी चाहिए बस। तो शेरशाह जो था, शेरशाह ने क्या कि किला एक कुहना मस्जिद बनाई। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे, ये किला ए कुहना बताते हैं, पुराने किले के अंदर ही ये बनी हुई है। किला एक कुहना मस्जिद बनाई, शेरगढ़ नगर बनाया, जिसे शेर मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शेर मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंदर, इसी को बाद में बताते हैं तब्दील करके हुमायूं ने पुस्तकालय में बदलाया था। हुमायूं को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। हुमायूं ऐसा प्राणी था जो हर मतलब दिन अलग ड्रेस पहनता था, मतलब वास्तु को बहुत ज्यादा मानता था, नगीने पहनता था बहुत सारे अलग अलग तरह के। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं इतिहास में पढ़ने को, तो शेर मंडल ध्यान रख लेना। स्वयं शेरशाह का मकबरा, शेरशाह ने स्वयं का मकबरा बनाया, खुद का ही मकबरा बनवाया। कहां? सासाराम बिहार में, या फिर ध्यान रखना रोहतासगढ़ भी पूछ सकते हैं, रोहतासगढ़ जिला है, रोहतासगढ़ के अंदर। ठीक है, सासाराम बिहार के अंदर बनाया। देखो शेरशाह बीच में था, शासक बीच में, मतलब मुगल डायनेस्टीज के बीच में एक शासक आता है शेरशाह। ठीक है, तो शेरशाह जब शासक बना तो हुमायूं वापस संघर्षरत था, इनके बीच में वो चौसा का युद्ध और वो चलते रहते हैं, बिलग्राम का युद्ध। तो हुमायूं संघर्षरत था वापस भाई साम्राज्य लेने के लिए। शेरशाह सोचिए हो कि भाई कह ध्यान, मेरे को मैं मर जाऊं खप जाऊं तो मेरे कोई मकबरा बनाए नहीं बनाए तो मैं खुद ही बना दूं पहला। तो शेरशाह ने स्वयं का मकबरा बनाया। बाद में कालिंजर के युद्ध में प्रयास करते हुए इसकी गोला फटने से वो मृत्यु हो गई थी। तो शेरशाह ने ये मकबरा बनाया, ये शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा, ये शेरशाह का मकबरा है ना, ये झील के मध्य है, एक झील के मध्य बना हुआ है। ठीक है, कनिंगम इससे बहुत प्रभावित हुआ इस मकबरे से। तो कनिंगम ने तो क्या कहा? कनिंगम ने कहा कि ताज से भी सुंदर है, कहा कि ये ताजमहल से भी सुंदर है। किसको? इसको, शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के अंदर बना हुआ है, रोहतासगढ़। कभी जाएंगे तो आपको भी दिखा देंगे। ठीक है, मैं तो आपको पता है घुमंतु प्राणी हूँ, घूमता रहता हूँ इधर उधर। अभी दिल्ली भी जाने वाले हैं क्रिएटर कार्निवल में, तो फिर वहां पे बहुत सारे आप लोगों के चहेते बहुत सारे क्रिएटर्स मिलेंगे वहां, मिलियनियर्स, यानी कि ज्यादातर मिलियन के अंदर ही है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे उन लोगों के बीच में हिस्सा बनने के लिए राजस्थान से बुलाया गया है। तो आप लोगों की प्रेम और दुआओं के कारण ही ये देखो, ये चीजें जो है नॉर्मली होती नहीं है। तो ये मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने बड़े कार्निवल के अंदर मुझे इनवाइट किया गया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा ही है। तो वहां जाएंगे तो फिर दिल्ली की कुछ इमारतें वगैरह देखने को अगर मिली तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये पड़ी थी, वो ये है। ठीक है, ये तो बिहार की है शेरशाह का मकबरा। तो ठीक, तो दिल्ली के आसपास के कोई विद्यार्थी हो और यदि इच्छा हो कि आप लोगों की शिकायतें रहती है कि सर आप कहीं जाते हो तो बताते नहीं हो, तो इस बार मैंने 1 महीने पहले बता दिया, 30 अप्रैल को इवेंट है। तो दिल्ली के आसपास के यदि कोई विद्यार्थी है और मिलने के इच्छुक है तो वहां पे मिल सकते हो। वहां पे सिर्फ न सिर्फ मुझसे बल्कि आपके और भी पसंदीदा यूट्यूबर्स जो है, जैसे कि अमनजीत दत्तरवाल है, अपने टेक्निकल योगी है, मनोज दे है, और राजीव राजा जिसने यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया वो वाला गीत गाया था, वो मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और अपने आप को साबित किया है। महात्मा जी टेक्निकल के अमरीश जी जो है, अमरीश जी भारती, वो इस इवेंट को करवा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लीजेंड वहां पे आने वाले हैं। तो आप लोग आसपास के कोई हो तो वहां पे आकर उनसे भी मिल सकते हो और मुझसे भी मिल सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का भी काम हो गया। अब आते हैं अपन मुगलकालीन स्थापत्य कला के अंदर अकबर और स्थापत्य कला। अकबर की स्थापत्य कला में आप देखो 2 चीजें मुख्य तौर पे पढ़े। एक तो अकबर के द्वारा बनाए हुए किलों के नाम, ठीक है, ज्यादातर नाम ही पूछे जाते हैं और उसमें से फिर अपन कंफ्यूज होते हैं कि क्या बताइए इसने बनाया कि शाहजहां ने बनाया, क्योंकि शाहजहां को स्थापत्य कला का मतलब स्वर्ण काल उसके समय का रहा है। तो शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनाई है, अकबर ने भी बहुत सारी बनाई। तो अकबर के अंदर एक तो आपको पढ़ना है किले, मुख्य तौर से याद रहने चाहिए नाम। दूसरी चीज जो आप पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना है फतेहपुर सीकरी की बनी हुई इमारतें। 100% प्रश्न देखने को मिलता है। पिछली बार फतेहपुर सीकरी की इमारतों से प्रश्न देखने को मिला, और जो प्रश्न देखने को मिला है बहुत कम किताबों में से आया था और वो अपनी किताब में से था। वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको कि उसका मैंने ना साथ में वो किताब का पेज ही शामिल करके लिया है। तो वो मतलब आप लोग
जो विश्वास करते हो ना, उस विश्वास पे खरा उतरते तो बताने में बहुत गर्व महसूस होता है। चलिए, ये है साथियों एक छोटी सी ट्रिक। आलो इक बिल्कुल आसान है। आलो इक ये किसकी ट्रिक है? अकबर द्वारा निर्मित किलों की ट्रिक है, ठीक है, जिसमें से आगरा का किला, आगरा का किला। अब जैसे आगरा नाम आते ही हमारे दिमाग में है ना शाहजहां आता है, क्योंकि ताजमहल जब आ जाता है तो शाहजहां आता है, लेकिन इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि आगरा का किला अकबर कालीन है, अकबर के समय बना हुआ है। ये इससे लेना है लाहौर का किला, लाहौर का किला। इन दोनों की जो डिजाइन है ना साथियों, इन दोनों की डिजाइन कासिम खान ने बनाई, कासिम खान, जिसमें से आगरा वाली विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और उसे याद रखना चाहो तो ध्यान रखना आका ने बनाई। आ से आगरा, का से कासिम खान, ठीक है, आका ने बनाई। तो आगरा की जो है कासिम खान है, लाहौर की भी कासिम खान है। तो ये स्पेशल रूप से ध्यान रखना। कईयों के वास्तुकार पूछे जाते हैं, जैसे कि हुमायूं का मकबरा का भी पूछेंगे, तो आपके मीरक मिर्जा गयास है, फतेहपुर सीकरी शहर का भी पूछते हैं, बहाउद्दीन है, इसका कासिम खान है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिर ये ई से आ जाएगा आपके इलाहाबाद का दुर्ग, इलाहाबाद किला, इलाहाबाद का किला। यहां से लेना है कटक, पढ़ते हैं ना अटक से कटक तक, तो ये कटक और ये अटक और ये अवध, ठीक है, ये अवध का। अच्छा, इसको अटक नहीं लेना, इसको आपको लेना है अजमेर। कटक से अटक, अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग, ठीक है। तो आलो इक इससे हो जाएगा। यदि इसमें पूछे आपको कि सबसे बड़ा किला कौन सा था, तो ये इलाहाबाद का जो किला था वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा। देखो नाम में, इन सब के नाम देखोगे तो सबसे बड़ा नाम ही आपको इलाहाबाद देखने को मिलेगा। तो इलाहाबाद देखने को मिलता है, तो इलाहाबाद का किला सबसे बड़ा था। बस ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बाकी जैसे आगरा का किला है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा के किले के अंदर जयपुर भवन बना हुआ है, जहांगीर महल है, अकबर महल है, बहुत सारी चीजें आगरा के किले के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आगरा के किले में, और ये मैं मुख्य तौर पे जो आप याद रखोगे वो ये इन किलों के नाम की, ये बनाए किसने है? अकबर ने बनाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन अकबर के काल की एक और महत्वपूर्ण इमारत में, जिसे बहुत ज्यादा प्रश्नों के माध्यम से चुना गया, ठीक है। तो यहां पे देखो हुमायूं का मकबरा, ठीक, नाम हुमायूं का मकबरा है, लेकिन अकबर कालीन ये पहली इमारत है, ठीक है। नाम हुमायूं का मकबरा है, लेकिन हुमायूं का कोई योगदान इसमें नहीं रहा बनाने में, ठीक है ना। निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम को बेगा बेगम के नाम से भी जानते थे, ठीक है, बेगा बेगम के नाम से भी जानते थे। अकबर की सौतेली माँ थी, अकबर की माँ नहीं थी। भाई आप कह दोगे कि सर हमने तो हमीदा बानो पढ़ा है, वो पढ़ा है, तो भाई बी टाइम लोग बड़ा भाग्यशाली हुआ करता, मतलब एक ब्याह कौन करता, बहुत सारा कर सकता, और बहुत सारी बेगमां भी मतलब बिना झगड़े के हगे रहती है ना, साथ में रहती थी, बहुत सारी खुशकिस्मत थे। तो ये देखो, इसलिए एक ही बेगम नहीं थी। आप ये मत कहना कि सर इनकी बेगम तो वो थी, इनकी बेगम और छोटी बेगम और थी, बेगा बेगम, ये हाजी बेगम के नाम से जानते हैं, हमीदा बानो बेगम, बहुत सारी, ठीक है। लीला लहरी। निर्माण वास्तुकार के अंदर ध्यान रखें मीरक मिर्जा गयास, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मीरक मिर्जा गयास हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार थे, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। पहली बार, अब ये पहली बार का मतलब है कि इस चीज में, मुगल कालीन स्थापत्य कला में पहली बार किन किन चीजों का प्रयोग इस इमारत के अंदर हुआ है, तो मैंने एक साथ में लिया है ताकि आप लोगों के याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाए कि हाँ ये तो सर ने पहली बार में ये चीजें वहां बताई थी। तो पहली बार के अंदर आप क्या याद रखोगे? सफेद संगमरमर का प्रयोग, ठीक है। अकबर के काल की इमारतों में या मुगल कालीन इमारतों में पहली बार सफेद संगमरमर का प्रयोग। वैसे अकबर के काल की ज्यादातर इमारतें लाल बलुआ पत्थर में बनी हुई है, ठीक है, यहां पे याद रखना। अकबर के समय लाल बलुआ पत्थर में अधिक निर्माण हुआ, शाहजहां के समय में संगमरमर में ज्यादा हुआ। शाहजहां ने तो कई सारी लाल बलुआ पत्थर की इमारतों को तुड़वा कर संगमरमर में भी बदलवा दिया था।
और जो आगरा का किला अभी मैंने पीछे आपको बताया, उसके अंदर 500 के लगभग इमारतें बनाई है अकबर ने, ठीक है। ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर में निर्मित है, यानी लाल पत्थर में, ठीक। तो ये जो हुमायूं का मकबरा है, इसके अंदर सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। ये जो ऊपर आपको गुंबद देखने को मिलते हैं ना, तो ये दोहरे गुंबद का प्रयोग जो है वो भी हुमायूं के मकबरे में। चार बाग पद्धति का प्रयोग है। देखो बाग, ये आसपास जो बगीचे हैं इनको देखो, ये यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, ये चार रास्तों में बटे हुए हैं, ठीक है। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो चार बाग पद्धति का प्रयोग, इसके अंदर सफेद संगमरमर, दोहरे गुंबद और चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलते हैं। प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं, ठीक। फिर उपनाम, इसका उपनाम यानी इसको और किस नाम से जानते हैं, तो मुगल बादशाहों का कब्रगाह कहा गया और ताजमहल का पूर्वगामी भी इसे कह देते हैं। मुगल बादशाहों का कब्रगाह इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारे मुगल वंश से जुड़े हुए लोगों को यहाँ दफनाया गया, जैसे कि ये हाजी बेगम है ना, इन्हें छोटी बेगम, हमीदा बानो, फर्रुख सियर, जादार शाह, रफीउद्दुर्जात, रफीउद्दौला, दारा सिको वगैरह, इतने लोगों को यहाँ पे दफनाया गया। जो बहादुर शाह जफर थे 1857 की क्रांति के समय जिसे शासक घोषित किया गया था, उन्हें और उनके 3 पुत्रों को यहां से दर पकड़ा था अड़सन ने, यहां से पकड़ के ले गए थे। ये वही हुमायूं का मकबरा है। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो कलाकृति कितनी शानदार दिखती है, ठीक है, कितनी जबरदस्त। देखो एक नीचे पूरा ये बना हुआ है, इसके ऊपर मकबरा बना रखा है, कितना विशाल और भव्य इमारत है ये, इनकी सुंदरता देखने को मिलती है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कह दिया जाता है, ठीक। ये हुमायूं के मकबरे से संबंधित इससे ज्यादा जानकारी और इससे व्यवस्थित तरीके से आप क्या पढ़ेंगे, तो यही है, खजाना है, लूट सको तो लूट लो, नहीं तो की बात नहीं, और दूसरा गण ये लूटने वाला। अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी की इमारतें, सबसे पहले ध्यान रखना 1569 में एक पहाड़ी थी, वहां सीकरी पहाड़ी, वहां पे पास में जो है फतेहपुर सीकरी नगर बसाया। 1569 में फतेहपुर सीकरी बसाया और इसके जो वास्तुकार थे वो बहाउद्दीन थे। बहाउद्दीन याद कैसे रखोगे, आप लोग बहुत चलाते हो FB, तो बस FB से ही याद रखना, F से फतेहपुर सीकरी और B से बहाउद्दीन, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ऐसे याद रखनी। अब फतेहपुर सीकरी की इमारतें, सबसे ज्यादा प्रश्न बनने का पैटर्न तरीका वो ये रहता है कि निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी की नहीं थी, या फतेहपुर सीकरी की थी और थी तो फिर इससे संबंधित कुछ विशेषताएं पूछ ली जाती है। जैसा कि पिछली बार प्रश्न बना भी था अभी स्कूल लेक्चरर में, बहुत बढ़िया क्लासिक प्रश्न, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको एक आसान शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, ये है आपकी पसंदीदा ट्रिक। दीदी जोधा तुम शेख को वीजा बुला दो, दीदी जोधा तुम शेख को वीजा बुला दो, या वीजा देकर बुला दो, वीजा देते हैं ना कहीं घूमने जाते तो शेख को वीजा बुला दो। शेख सलीम चिश्ती की मतलब दुआओं से, उनके आशीर्वाद से ही तो अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो दीदी जोधा, अब दीदी का मतलब क्या है, मैं थोड़ी पेन चेंज कर देता हूं। दीदी का मतलब है दीवाने आम। वैसे दीवाने आम और दीवाने खास जगह जगह बने हुए थे, क्योंकि दीवाने खास वो होता था जो राजा के खास आदमी बैठते थे, राजा बैठता था। दीवाने आम जो होता था वहां पे फरियादें सुनी जाती थी, जनता भी आ सकती थी, जैसा नाम है वैसे ही काम है। दीवाने आम, दीवाने खास, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। दीवाने खास, यहां से लेना है जोधाबाई का महल, सर्वश्रेष्ठ इमारत थी ये यहाँ की, जोधाबाई का महल। यहां से लेना तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, ठीक है। यहां से लेना इस म से मरियम का महल, मरियम उस जमाने कहते थे ना, उपाधि दी गई थी, मरियम का महल। यहां से लेना शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है। यहां बी से लोगे आप बिरबल का महल, जिसे महेश दास के नाम से जानते थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल था, कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था, बिरबल का महल, ठीक है। इस ज से लेना है आपको जामा मस्जिद, जामा मस्जिद।
और यहां से लोगे आप बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था इसे, बुलंद दरवाजा। देखो कितनी सारी इमारतें निकल गई, एक छोटी सी ट्रिक है। हाँ, नैनी ट्रिक, दीवाने आम, दीवाने खास, तुर्की सुल्ताना का महल, बिरबल का महल, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, मरियम का महल, जोधाबाई का महल। अब आप रटने बैठते तो इतनी चीजें रट नहीं पाते और फिर कंफ्यूज तो होना ही था कि भैया आगरा में है कि कहाँ है, कि दिल्ली में है कि कहाँ है, इस तरीके से। और ये पूरी की पूरी एक ही साथ में याद और पूछी जाती है इसलिए। ठीक है, अब आते हैं अपन फतेहपुर सीकरी की जो मुख्य इमारतें हैं उनमें से। ये देखो, ये है जोधाबाई का महल। ठीक है, ये पंचमहल जो बौद्ध शैली में बना हुआ है वो भी फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है, और ये जामा मस्जिद है। चलिए अब इनकी थोड़ी सी डिटेल अपन देख लेते हैं। देखो क्लियर दिख रहा है, वैसे कहीं कोई समस्या नहीं है, मेरे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। फिर भी आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ में पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाती है। सबसे पहले देखो, दीवाने आम, आयताकार प्रांगण जहां अकबर न्याय करता था। अब आम का मतलब क्या है, जहां आम पब्लिक आएगी, आम लोग आएंगे। तो आम लोग किस लिए आएंगे, कोई खाली देखने वास्ते आवे नहीं, क्योंकि इनकी फरियाद हुई, कोई ना कोई भाई रिक्वेस्ट होती है, कोई ना कोई अर्जी होती है कि भाई फलानी है मेरे घर चोरी कर दी, फलानी है ढिकनी है यूं कर दी, पुसड़ी है यूं कर दी, यूं कर कोई ना कोई मतलब चीज ले रहा है कि राजा जी मेरे न्याय करो। तो न्याय करने के लिए दीवाने आम। ठीक है, दीवाने खास अकबर का निजी निवास हुआ करता था, दीवाने खास। और इसमें मतलब मुख्य जो अकबर के विश्वास पात्री अधिकारी जो होते थे वही आ सकते थे, यानी उनसे मीटिंग करनी हो तो। जोधाबाई का महल सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ इमारत थी अपने फतेहपुर सीकरी की, और गुजराती शैली का मिश्रण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ही तो आप लोगों को आगे ले जाते हैं। ठीक है, पंचमहल, पंचमहल में क्या ध्यान रखना है कि बौद्ध शैली में निर्मित था। सबसे बढ़िया प्रश्न, बौद्ध शैली में निर्मित था, ये याद रखना है पंचमहल। ठीक है, 5 मंजिला इमारत थी। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऊपर जाते जाते मंजिलें छोटी होती गई। ये देखो, ऊपर जाते जाते मंजिलें छोटी होती गई, नीचे सबसे बड़ी मंजिल है। तुर्की सुल्ताना का महल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही प्रश्न बना था आपके स्कूल लेक्चरर के अंदर। बना क्या था कि पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को मुगल स्थापत्य का मोती या रत्न कहा। अपने तुर्की, अपने देखो इस पुस्तक के अंदर सिर्फ अपने एक ही लाइन डाली थी तुर्की सुल्ताना के महल की। मैं कहता हूं ना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं लेकिन एग्जाम अप्रोच के अनुसार लिखता हूं। उसका कारण ये भाई, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी लिखने को, लेकिन एग्जाम अप्रोच क्या है, एग्जामिनर का दिमाग कैसे चल सकता है उसको अनुमान लगा के लिखना पड़ता है, तभी कोई पुस्तक जो है विद्यार्थियों की इतनी फेवरेट बनती है। तो ये है, इसके अंदर देखो, पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न या मोती का हूबहू प्रश्न आया, एक ही लाइन याद करनी थी। मरियम का महल अकबर की राजपूत रानी थी, उसका महल था। बिरबल का महल छज्जों में कोष्टकों का प्रयोग था, और बिरबल महेशदास उसका यह महल था। ठीक है, जामा मस्जिद, लाल बलुआ एवं संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्थर में रूमानी कथा। अच्छा, और फतेहपुर सीकरी जो पूरा नगर था ना, उसके बारे में पत्थर में डाला गया रोमांस कहा स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी के बारे में। ठीक है, यहां लिख दूं क्या? अच्छा, ये इसका नहीं है, फिर आप कहीं इसका नहीं समझ लो, पूरा लिखना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी को स्मिथ ने पत्थर में डाला गया रोमांस कहा। ठीक है, ये तो पत्थर में डाला गया रोमांस है। और जामा मस्जिद जो है, इसके बारे में कहा गया पत्थर में रूमानी कथा। ठीक है ना, ये जामा मस्जिद है, पत्थर में रूमानी कथा। देखोगे तो आप ऊपर देखो संगमरमर की डिजाइन दिखती है, और नीचे जो है लाल पत्थर की डिजाइन दिखती है। तो यही विशेषता है इसकी, मिश्रण है ये। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सूफी संत का मकबरा है, और इनके आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था, जिसे शेखू बाबा कहते थे अपने अकबर तो। और वैसे नाम क्या था, सलीम। इस तरीके से अनारकली वाली पिक्चर देखी ना आपने, कौन सी थी वो पिक्चर, नाम क्या हो, कायदे आजम के नहीं, के ध्यान यार, दिमाग ही कौन चाले थे, बता दियो। ठीक है, मुगले आजम, हाँ, मुगले आजम। ठीक है, बुलंद दरवाजा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, देखो 2-3 चीजें पूछी जाती है, एक तो 1602, एक गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा निर्मित करवाया। 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा, विश्व का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा है।
यह ईरानी अर्धभूमध्य एवं चापाकार आकृति में बना हुआ है, और ये जो आप देख पा रहे हो ये बुलंद दरवाजा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज याद रखोगे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, और 176 फीट याद रखना है, और क्या याद रखना है आपको, ये 1602 में बना हुआ है। ठीक, तो ये चीजें होंगी आपके मुख्य मुख्य फतेहपुर सीकरी से संबंधित जो आपको याद करनी है। ठीक है, सब कुछ ही आ गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो जहांगीर और स्थापत्य कला। जहांगीर के समय में देखो, जहांगीर के काल की पहली इमारत अकबर का मकबरा थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा यूपी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, जहांगीर के काल की पहली इमारत पूछे तो अकबर का मकबरा, नाम अकबर का आएगा, लेकिन बनी कब है, जहांगीर के समय। यह एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा था। यह भी बौद्ध शैली से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसमें भी आप याद रख सकते हो बौद्ध शैली का प्रभाव, शैली का प्रभाव। ठीक है, एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा था। जहांगीर के काल में पूर्ण संगमरमर से बनी इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा थी। इसमें पहली बार पित्रा-दुर्रा का प्रयोग हुआ। एतमादुद्दौला कौन थे, जहांगीर के ससुर थे। ठीक है ना, अपने वो कौन था, नूरजहां के पिताजी थे, उनकी ये एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि पित्रा-दुर्रा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पित्रा-दुर्रा का प्रयोग, ये जो आप देख पा रहे हो ये है पित्रा-दुर्रा डिजाइन, पित्रा-दुर्रा कह सकते हो, पित्रा-दुर्रा कह सकते हो, ये है। ठीक है, शाहजहां लाहौर में जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया। अब नूरजहां और इनकी बहुत बड़ी एक कहानी है। नूरजहां झुंटा भी बना था जिसके अंदर अस्मत बेग, नूरजहां और इसका भाई और सब शामिल थे। वो सारी एक मतलब साम्राज्य वाली उसके अंदर चला जाता है, आपके स्थापत्य से लेना देना नहीं है। दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा भी बना हुआ है। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा भी है। इन शॉर्ट आप लोगों के देखो जहांगीर के समय भी इतना वो विशेष रूप से ज्यादा पढ़ने में नहीं आता। एक तो एतमादुद्दौला का मकबरा याद रखना है, एक अकबर का आपको याद रखना है, अकबर का मकबरा याद रखना है, और ये शाहजहां लाहौर के अंदर जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि शाहजहां एक विशेष रूप से पढ़ने वाला चैप्टर है, शाहजहां और स्थापत्य कला। तो शाहजहां और स्थापत्य कला और उसके आगे की स्थापत्य कला जो है कल नहीं, कल तो अपने राजस्थान की हिस्ट्री की शुरुआत, क्योंकि शुक्र शनि को आपको कहा हुआ है राजस्थान इतिहास की क्लासेस शुरू होगी, तो कल तो वो चीजें चलेगी। फिर आपके सोमवार से अपन शाहजहां और इनकी स्थापत्य कला। तो यदि आप आकलन करोगे ना तो मात्र ये 5 क्लास है, 5 क्लास में आप लोगों के पास में बेहतरीन कंटेंट बेहतर तरीके से नियमित तरीके से पहुंचा है। इसी नियमितता को अपन कायम रखेंगे और आप देखते जाओ आगे फटाफट कोर्स कैसे आपके पूरा होता जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लोग इंतजार करेंगे कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, ये फलाना ढिकना, जितने में आप उनसे काफी आगे निकल चुके होंगे। जब वैकेंसी आएगी ना तब तो आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन ये इसका फायदा वही विद्यार्थी उठा पाएंगे जो डेडिकेटेड है और जो नियमित है। सबसे बड़ी बात नियमितता, जो समर्पित है, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। नियमितता कहना बहुत आसान है, करना और रखना बहुत मुश्किल। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी और साइंस की क्लासेस आपके कब से शुरू होगी मैंने बता दिया है। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।